हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूं दोस्तों, और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, तैयारी भी बहुत जम के कर रहे होंगे। दोस्तों अभी एक रिसेंटली अब एक एग्ज़ाम होने वाला है बहुत जल्दी, बीएसएससी का इंटर लेवल का एग्ज़ाम। इंटर लेवल का बीएसएससी का एग्ज़ाम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है, बहुत सारे लोग ने इसका फॉर्म भरा हुआ है। उसी संदर्भ में इसके कुछ प्रैक्टिस सेट में लेके आया हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो आपको उस एग्ज़ाम की प्रैक्टिस सेट ज़रूर करनी चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस सेट करने से आपको उसके बारे में जानकारी तो मिलती ही मिलती है, साथ में प्रैक्टिस इतनी आपकी अच्छी हो जाती है कि आप जब एग्ज़ाम में जाते हो एक्चुअली तो आपको वहाँ पे बहुत सारा फ़ायदा होता है। चलिए स्टार्ट करेंगे इसके पहले क्वेश्चन के साथ। सेट नंबर 1 है, 150 क्वेश्चन होते हैं इसमें, जैसा कि आप जानते हैं, जिसमें जनरल स्टडीज़, रीजनिंग, मैथ, साइंस सब कुछ होता है, ठीक है, सब कुछ होता है। चलिए स्टार्ट करेंगे। इसमें जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन जो हैं लगभग 75 होते हैं। पहला सवाल देखते हैं। द एडिशन टू टोटल कॉस्ट बाय द प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट बाय ए फर्म इज कॉल्ड। देखिए सिंपल डिफिनीशन है ये मार्जिनल कॉस्ट का। मार्जिनल कॉस्ट एक ऐसा कॉस्ट होता है कि जो भी आप एक एडिशनल यूनिट बनाने में खर्चा लगा देते हो, चाहे उसमें जो भी खर्चा लगाते हो, उसमें मटेरियल एक्वायर करने का, लेबर का, जो भी, सबको मिला दिया जाए एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए एडिशनली, तो उसे हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। आंसर विल बी 3 मार्जिनल कॉस्ट। इकोनॉमी से सवाल था। दूसरा सवाल देखते हैं। इन ए परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट ए फर्म्स, मार्केट में परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट होता है, नॉन कम्पिटिटिव मार्केट होता है, लेकिन एक परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट में एक जो फर्म होता है वहाँ पे एवरेज रेवेन्यू जो होता है इज़ ऑलवेज इक्वल टू द मार्जिनल रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू जो होता है इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू द मार्जिनल रेवेन्यू। सही आंसर होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज। एक ही पीस ऑफ लैंड में एक साल में एक से ज़्यादा क्रॉपिंग करने को हम कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। एक से ज़्यादा क्रॉपिंग करने के, एक बार क्या किया, धान लगा दिया, एक बार क्या किया, गेहूँ लगा दिया, तो एक से ज़्यादा जो क्रॉपिंग एक ही साल में करते हैं उसे हम कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। अगला सवाल देख लेते हैं। द मेन डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड जीएनपी। बहुत माइन्यूट डिफरेंस है। जीडीपी एक ऐसा टूल है जो कि नेशनल इनकम को मेजर करता है, जीएनपी भी करता है, ये सब नेशनल इनकम को मेजर करते हैं। तो जीडीपी जो होता है विद इन बाउंड्री होता है। जीडीपी जो होता है ना विद इन डोमेस्टिक बाउंड्री, जैसे भारत है तो भारत के जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन है उसी के बाउंड्री में जितना भी प्रोडक्शन होता है सबको जोड़ दोगे तो जीडीपी निकल जाएगा। वही जीएनपी में जो है नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम एब्रोड भी उसमें जीडीपी में प्लस कर दो तो वो हो जाता है। मतलब कि बाउंड्री के अंदर का इनकम तो ज़रूरी है, लेकिन हमारे कुछ लोग फॉरेन में काम करते हैं, वो जो पैसा भेजते हैं हमारे यहाँ, और फॉरेन के कुछ लोग हमारे यहाँ काम करते हैं, वो जो हमारे यहाँ से पैसा भेजते हैं वहाँ पे। समझिए बात को। जीडीपी तो सिंपल हो गया कि आपके बॉर्डर के अंदर, भारत देश है, भारत की बाउंड्री के विदिन जो भी प्रोडक्शन हुआ उन सबको एक साल को जोड़ दोगे तो जीडीपी निकल जाएगा। लेकिन जीएनपी में क्या होता है कि जीडीपी प्लस, मतलब भारत की बाउंड्री में जो भी प्रोडक्शन हुआ उसके प्लस जो एब्रोड से पैसा आ रहा है हमारे लोग भारत में से छोड़ के जाते हैं, विदेशों में काम करते हैं, पैसा भेजते हैं भारत में, तो इनकम तो भारत का ही है। वो जो एब्रोड का इनकम ऐड कर दोगे, और हमारे यहाँ भी कुछ लोग फॉरेन के काम करते हैं तो वो हमारे यहाँ से पैसा भेजते हैं अपने कंट्री में, तो इसको माइनस कर दो। तो इसीलिए कहते हैं कि ग्रॉस नेट फॉरेन इनकम जो होगा एब्रोड का वो ऐड कर दोगे जीडीपी में तो आपको मिल जाएगा जीएनपी। तो चौथा का सही आंसर होगा सेकंड, दैट द मेन डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड जीएनपी इज नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम एब्रोड। नाबार्ड क्या है? कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि नाबार्ड जो है, नाबार्ड को लोग सोचते हैं कई लोग कि एक बैंक है, लेकिन नाबार्ड एक बैंक नहीं है। नाबार्ड एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, हमेशा याद रखिएगा। ये फाइनेंस करने का काम करती है, जो रूरल बैंक्स होते हैं आरआरबीज उनको, ठीक है, ये फाइनेंस करती है, इसीलिए ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। नाबार्ड का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, नेशनल बैंक फॉर
नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म है। करेक्ट आंसर होगा पांचवा का 2। इसका इस्टेब्लिशमेंट एक फैक्ट और बता देता हूँ, 12 जुलाई को हुआ था। 12 जुलाई 1982 को इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये एपेक्स बॉडी है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगला सवाल देख लेते हैं। व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट्स एज यूनिटरी एंड फेडरल। देखिए पॉलिटी का सवाल है। यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है, सेंटर जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। ठीक है, सेंटर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। वही अगर फेडरल गवर्नमेंट होगी तो फेडरल गवर्नमेंट में सेंटर और स्टेट दोनों ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट पावर होल्ड करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, छठा का पहला ऑप्शन देखते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। गलत। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि यूनिटरी और फेडरल तो वहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड सेंटर होगा, हमेशा याद रखिएगा। तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव नहीं होगा, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी भी नहीं होगा। जहाँ पे भी सेंटर और स्टेट आएगा वही होगा। तो करेक्ट आंसर होगा रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर एंड स्टेट डिसाइड करता है कि किस तरीके की सरकार है, यूनिटरी गवर्नमेंट है या फेडरल टाइप का पॉलिटी है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। इस पे सेंटर और स्टेट रिलेशन पे एक बहुत अच्छी और बहुत बड़ी कमेटी बनी थी, सरकारिया कमीशन जिसे कहते हैं। सरकारिया कमीशन 1983 में बनी थी। 1987 में 88 में इसने अपना रिपोर्ट सबमिट कर दिया था और इसी के रिपोर्ट के बेसिस पे बहुत सारे रिफॉर्म किए गए हैं हमारे सेंटर और स्टेट के रिलेशनशिप को लेकर। अगला सवाल देखते हैं। हु अपॉइंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा। लोकसभा का जो सेक्रेटरी जनरल होता है वो एक बहुत बड़ा अधिकारी होता है, ब्यूरोक्रेसी का पार्ट होता है। इसको अपॉइंट करने का जो पावर है वो है स्पीकर के पास। हम जानते हैं कि लोकसभा का जो प्रेसिडेंट होते हैं वो स्पीकर होते हैं, तो सेक्रेटरी जनरल को ये अपॉइंट करने का काम करते हैं। ठीक है, और सेक्रेटरी जनरल का काम होता है कि ऑर्डर में चीज़ों को रखना, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को जो है सुचारू रूप से चलाने का काम करता है। एजेंडा को प्रिपेयर करना, सब कुछ करना उसका काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होल्ड ऑफिस टिल दे रीच द एज ऑफ। मैक्सिमम एज जो होता है जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट 65 साल होता है। इतने साल तक ये सर्व कर सकते हैं। जज जो होता है वो मैक्सिमम 65 साल की उम्र तक शासन मतलब नौकरी कर सकता है। शासन तो नहीं कहेंगे, आंसर होगा सी। ठीक है, और ये जो प्रावधान दिया गया है आर्टिकल 124 में दिया गया है कि कोई भी जज सुप्रीम कोर्ट का है वो 65 साल से ज़्यादा नौकरी नहीं कर सकता है अपने एज के। अगला सवाल देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिसाइडेड बाय नॉन मेंबर। नॉन मेंबर, देखिए लोकसभा का जो प्रेसिडेंट होते हैं वो स्पीकर होते हैं, वो एक मेंबर होते हैं, तो ये तो आंसर होगा नहीं। राज्यसभा के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, तो इसीलिए राज्यसभा का जो होगा ये सही आंसर होगा, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं, नॉन मेंबर होते हैं। तो आंसर होगा वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड ही इज ऑल्सो नॉट द मेंबर ऑफ राज्यसभा, दैट इज वाई द करेक्ट आंसर विल बी राज्यसभा। अगला सवाल देखिए। इन द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स द फॉलोइंग प्लेड ए मेजर रोल। जब प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन हो रहा था उस समय वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल और वीपी मेनन ने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इन्हीं के बदौलत जो है ये संभव हो पाया था कि कहीं ना कहीं प्रिंसली स्टेट का इंटीग्रेशन भारत में होगा, और ये संभव हो पाया था इन्हीं के मदद से। अगला सवाल देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वायसराय Who among the following viceroy became a victim of one of the convicts during his visit to the अंडमान। याद रखिएगा एक ही ऐसा वायसराय था जो भारत में ही मारा गया, और ये मारा गया था लॉर्ड मायो। एक मुस्लिम व्यक्ति ने घात लगा के इसके ऊपर हमला कर दिया और अंडमान में इसकी मृत्यु हो गई थी। वो एक पठान था बंदा, ठीक है, चाकू मार के घोंप के इसकी हत्या कर दी थी। लॉर्ड मायो के बारे में बताऊं तो ये वायसराय रहा 1869 से लेकर 1872 के बीच में। ये विजिट पे था अंडमान में, वहीं पे इसकी हत्या कर दी गई थी। अगला सवाल देखते हैं। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन।
पानीपत की तीसरी लड़ाई जो हुई थी 1761 में हुई थी। एक तरफ थे मराठा और दूसरे तरफ थे अफगान, जिसे लीड कर रहा था अहमद शाह अब्दाली। इसमें मराठा हार गए थे, तो ये मराठाओं और अफगानों के बीच में हुआ था। करेक्ट आंसर होगा 1। 13 नंबर सवाल देखते हैं। द टर्म क्रिप्स प्रपोजल एज ए पोस्ट डेटेड चेक इन क्रैशिंग बैंक, ये किसने कहा था? ये गांधी जी ने कहा था। क्रिप्स मिशन जो आया था, क्रिप्स मिशन आया था, ठीक है, आया था 1942 में, ठीक है, और ये मिशन ने बहुत सारे प्रपोजल दिए। उसको जो है गांधी जी ने कहा कि ये एक ऐसा प्रपोजल है जो कि पोस्ट डेटेड चेक है ऑन ए क्रैशिंग और स्टैम्बलिंग बैंक जिसे कहते हैं, ये गांधी जी ने कहा था। इस स्टेटमेंट बार बार पूछा जाता है। अगला सवाल देखिए, द स्टेट झांसी वॉज मेड ए पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया थ्रू। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई उस समय जो थी शासन कर रही थी। इनके पति का जब देहांत हो गया था, इनके पति का देहांत हो गया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश सरकार जो थी उसने एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेके आई थी पॉलिसी। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया गया था। इसके हिसाब से कोई भी अगर शासक मर जाता है और उसका लीगल हायर नहीं है, मतलब सन जो है नहीं है, सन तो था इनका लेकिन छोटा था, एडल्ट नहीं था, तो उस केस में ये समझते थे कि यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लग गया है और ब्रिटिश गवर्नमेंट इसको एनेक्स कर लेगी। और ऐसा ही हुआ था, झांसी में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगा के इसको हड़प लिया गया था। अगला सवाल 15वां नंबर देखिए, महात्मा गांधी स्टार्टेड इज दांडी मार्च फ्रॉम। ये दांडी मार्च का जो स्टार्ट हुआ था, मैं प्रिसाइजली बता दूं तो 12 मार्च को ये स्टार्ट हुआ था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यही से स्टार्ट हो जाता है। 12 मार्च 1930 को ये स्टार्ट हुआ साबरमती आश्रम से। करेक्ट आंसर होगा साबरमती आश्रम से ये लोग गए दांडी, और ये बहुत लंबी जर्नी थी। और ये लोग पहुँचे थे 6 अप्रैल को, और वहाँ पे नमक बनाकर समुद्र के पानी से गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा था। अगला सवाल देखिए, विच टाइप ऑफ लेक इज फॉर्म्ड बाय वोल्केनिक एक्टिविटी। वोल्केनिक एक्टिविटी से लेक जो बनता है, होता क्या है कि पहाड़ों में ऐसे देखिए वोल्केनो फटता है, ठीक है, या फिर कहीं भी फटा तो वहाँ पे ऐसे इस शेप का गड्ढा हो जाता है, उसमें फिर पानी भरता है और लेक बन जाता है। इस तरीके के लेक को हम क्या कहते हैं? कैल्डेरा लेक कहते हैं। इस तरीके के लेक को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? कैल्डेरा लेक कहते हैं। अगला सवाल देखेंगे, द वेल थ्रू विच वाटर कम्स आउट थ्रू हाइड्रोलिक प्रेशर इज नोन। तो देखिए ये इस तरीके के वेल जो है ना, आप ऑस्ट्रेलिया में चले जाओगे तो बहुत ज़्यादा मिलते हैं। वहाँ पे कई जगह ऐसा है कि आप ऑटोमेटिक देखोगे कि धरती से पानी निकल रहा है, और ये इस तरीके के वेल जो बनते हैं वो आर्टेशियन वेल कहे जाते हैं। आंसर होगा 4। आंसर होगा 4। ऑस्ट्रेलिया में ये काफ़ी ज़्यादा ये पाए जाते हैं। हाइड्रोलिक प्रेशर से नहीं, इसका सही आंसर होगा डीप ट्यूबवेल। एक्चुअली वो भी आर्टेशियन वेल जो है ये साउथ अफ्रीका अपने ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, बट वो हाइड्रोलिक प्रेशर से नहीं होते हैं। तो इस केस में सही आंसर होगा डीप ट्यूबवेल। पेनिनसुलर रीजन जो है हमारा भारत का, जो पेनिनसुलर रीजन है यानी कि जो साउथ का रीजन है, वहाँ पे इस तरीके के सिस्टम पाए जाते हैं। अगला सवाल देखिए, According to Article 344(1) and 351 of Constitution, dash languages have been recognized under the 8th schedule। तो टोटल 22 लैंग्वेजेज जो हैं 8th शेड्यूल में रखे गए हैं। ओरिजिनली 14 थे, फिर अमेंडमेंट कर करके इसको 22 तक पहुंचाया गया है। तो अभी जो करेंट जो है 8th शेड्यूल के हिसाब से आर्टिकल 341 एंड 351 के हिसाब से देखा जाए तो टोटल 22 जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है भारत के। ऑफिशियल नहीं है, रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए डेजर्ट रीजन सॉइल इरोजन कैन बी चेक्ड बाय। डेजर्ट रीजन में सॉइल इरोजन जो है बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हवाएं जो होती हैं वो उड़ा ले जाती हैं सॉइल को। हवाएं खूब चलती है डेजर्ट रीजन में, बहुत गर्म होता है तो हवाएं खूब चलती हैं तो उड़ा ले जाती हैं सॉइल को, तो सॉइल इरोजन होता है। तो वहाँ पे क्या हो सकता है? वहाँ पे ट्री प्लांटेशन और एफोरेस्टेशन करके आप ज़रूर बचा सकते हैं सॉइल इरोजन को। जैसे कि एक लैंड है, यहाँ से हवा चल रही है, कोई बैरियर नहीं है, तो यहाँ का जो सॉइल है ये उड़ के जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया जा सकता है? यहाँ पे पेड़ लगा दो, डेंस, ये पूरे लाइन पे पेड़ लगा दो, इधर पेड़ लगा दो, तो पेड़ लगा के इसे बचाया जा सकता है।
20 नंबर सवाल देखिए, लूनी रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच माउंटेन रेंज। लूनी एक ऐसी नदी है जो कि राजस्थान में ही गुम हो जाती है, किसी भी जाके बे में नहीं गिरती है, चाहे अरेबियन सी में नहीं गिरती है, बे बंगाल में नहीं गिरती है। तो ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है पूछा जा रहा है। तो ओरिजिनेशन जो है इसका होता है ओरिजिनेशन अरावली हिल से। अरावली हिल राजस्थान, दिल्ली तक फैला हुआ है वैसे। अगला सवाल देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द कंट्रीज इंक्लूडिंग ब्रिक्स। ब्रिक्स में देखिए, इसे निमोनिक से भी निकाल सकते हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो ब्राज़ील, रसिया, इंडोनेशिया नहीं होगा, तो ये आंसर नहीं होगा। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये सही आंसर होगा, दूसरा इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ब्रिक्स कंट्रीज जो है बहुत बड़ा समूह है, ब्राज़ील है, इसमें रसिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। अगला सवाल देखते हैं, राजा राम मोहन रॉय स्टार्टेड ब्रह्मो समाज या फिर ब्रह्मो सभा जिसे कहते हैं, किस सिटी में स्टार्ट किया था इन्होंने। इसको स्टार्ट किया था इन्होंने बुर्दवान में, करेक्ट आंसर होगा 1। कहाँ पे स्टार्ट किया था, कैलकाटा में एक्चुअली स्टार्ट किया था, वो बुर्दवान नहीं होगा। ठीक है, तो राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्मो समाज को 1828 में फाउंड किया था और इनका जन्म जो है, इनका जन्म 1772 में हुआ था, राधानगर विलेज, वेस्ट बंगाल, मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। तो मुर्शिदाबाद भी ऑप्शन में है। एंड इनको राजा की जो उपाधि दी थी वो अकबर द्वितीय ने दी थी। अकबर द्वितीय जो उस समय मुगलों का शासक था, इसने जो है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। अगला सवाल देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द चाइल्ड सेक्स रेशियो द लोएस्ट इन इंडिया। चाइल्ड सेक्स रेशियो लोएस्ट कहाँ पे है, तो ये लोएस्ट जो है दोस्तों, ये हरियाणा में है। हरियाणा में चाइल्ड सेक्स रेशियो 830 है, मतलब 830 चाइल्ड बच्चियां हैं, गर्ल चाइल्ड जिसे कहते हैं, 1000 मेल चाइल्ड पे। तो ये जो है सबसे पुअर है। अगला सवाल देख लीजिए, विच फ्रीडम फाइटर एमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड नौजवान भारत सभा। तो ये भगत सिंह ने स्टार्ट किया था। नौजवान भारत सभा जो है 1926 में इन्होंने फाउंड किया था। ठीक है, 1926 में। मेट्रिक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट स्टार्टेड इन द कंट्री इन विच ईयर। मेट्रिक सिस्टम जो है कंट्री में स्टार्ट हुआ था 1956 में। मेट्रिक सिस्टम जो है भारत में स्टार्ट हुआ था, इसको इंडियन पार्लियामेंट ने एडॉप्ट किया था 1956 दिसंबर में। तो सही आंसर होगा 1956। इदुक्की हाइड्रोलिक प्लांट कहाँ पे है, तो इदुक्की जो है ये केरल में पड़ता है। केरल में भी ये पेरियार नदी पे है। केरल में भी ये कहाँ पे है, पेरियार नदी पे। आंसर होगा 3, पेरियार। नेम द टेम्पल इन इंडोनेशिया वेयर सीन्स फ्रॉम रामायण एंड महाभारत आर डिपिक्टेड। आज भी अगर आप इंडोनेशियन करेंसी देखोगे तो उसमें गणेश जी का सिंबल मिलेगा। तो ये भले मुस्लिम कंट्री हो चुकी है, डोमिनेटेड मुस्लिम कंट्री, लेकिन आज भी इनका जो है कल्चर जो है इंडिया से मिलता जुलता है। तो ये जो है ये जो टेम्पल का नाम है वो है बोरोबुदुर टेम्पल। बोरोबुदुर टेम्पल जो है, यहाँ पे रामायण और महाभारत के सीन जो है इनके वाल पे डिपिक्ट किए गए हैं। अगला सवाल देखते हैं। अच्छा, ये जो टेम्पल है, एक और टेम्पल का नाम यहाँ पे दिया है अंगकोर वत। ये कंबोडिया में है और ये विश्व का सबसे बड़ा टेम्पल है, बेल शेप में बनाया गया है। अगला सवाल देखते हैं, इन विच स्टेट इज द गुरु शिखर पीक लोकेटेड। गुरु शिखर पीक जो है ये राजस्थान में माउंट आबू में लोकेटेड है। ये अरावली का सबसे ऊंचा पीक है। तो 28 का सही आंसर होगा 1। ये जो है 1722 मीटर जो है हाइट है इसका। ये अरावली में है, अरावली पर्वत श्रेणी में माउंट आबू के ऊपर है। अगला सवाल देख लेते हैं, एज पर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस द फर्स्ट यूज ऑफ ग्लास वाज ट्रेस्ड इन विच ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन। ग्लास का यूज सबसे पहले जो हुआ था वो हुआ था मेसोपोटामिया में। मेसोपोटामियन जो सिविलाइजेशन था 3rd सेंचुरी BC के आसपास में, यहाँ पे जो है फाइंडिंग्स मिले हैं जहाँ पे ऐसा लगा है कि ग्लास का यूज इन्होंने किया है। अगला सवाल देखिए, मैथिली चूँकि बिहार का लैंग्वेज है, बिहार से रिलेटेड है, इसलिए बिहार के एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मैथिली ए लैंग्वेज एडेड इन 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज ब्रॉडली स्पोकन इन विच पार्ट ऑफ कंट्री। आंसर होगा बिहार। कहाँ पे बोला जाता है, ये बिहार में बोला जाता है ब्रॉडली। ठीक है, बिहार में बोला जाता है।
2003 में इसे 8वीं शेड्यूल में ऐड किया गया था और सेकेंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है आफ्टर नेपाली ये नेपाल का, नेपाल में भी बहुत बोला जाता है। अगला सवाल देखिए, द कंट्री मंगोलिया इज लोकेटेड ऑन विच अमंग द फॉलोइंग आइलैंड। मंगोलिया जो है ये आइलैंड नहीं, यहाँ पे कॉन्टिनेंट होना चाहिए, सवाल थोड़ा सा गड़बड़ है, और एशिया में ही पड़ता है, चाइना के जस्ट बगल में एशिया में ही है। विच अमंग द फॉलोइंग सिटीज़ इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लू सिटी। ब्लू सिटी के नाम से हम जोधपुर को जानते हैं। जोधपुर इज ऑल्सो नोन एज ब्लू एंड सन सिटी के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज ऑल ऑफ द बिल्डिंग्स इन द ओल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट आर पेंटेड इन लाइट शेड ऑफ ब्लू, इसलिए इसको ब्लू सिटी के नाम से भी जानते हैं। अगला सवाल देखिए, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। IMF का बहुत सारा फंक्शन है, ये कई बार जो बहुत सारी क्रैशिंग कंट्रियाँ होती हैं जिनका इकोनॉमिक कंडीशन इतना बुरा हो जाता है कि वहाँ पे बैंक्रप्सी टाइप का सिचुएशन हो जाता है, तो उनको भी हेल्प करती हैं। कौन सा फंक्शन नहीं है, पहला देखते हैं, मॉनिटर एंड द फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द मेंबर कंट्री, बिल्कुल सही है, मॉनिटर करती है। प्रोवाइडिंग लोन्स टू द कंट्रीज दैट फेस रीपेमेंट डिफिकल्टीज, ये भी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के समय इसने इंडिया को भी हेल्प किया था 1991 में, तो ये भी सही है। तीसरा देखते हैं, इट हेल्प मेंटेन मेनली लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज टू इफेक्टिवली मैनेज देयर इकोनॉमी, ये भी सही है। इट प्रिपेयर इनोवेटिव बिजनेस मॉडल्स टू इंक्रीज द वेल्थ ऑफ द मेंबर कंट्री, ये इसका काम नहीं है। नहीं है तो नहीं है पूछा है, तो आंसर होगा 4। ये कोई ऐसा काम नहीं करती है, बिजनेस मॉडल कोई भी तैयार नहीं करती है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, 34 नंबर। अगला सवाल कहता है कि फिल्म प्रोड्यूसर प्रकाश झा की फिल्म जो है गैंग्स ऑफ वासेपुर डिपिक्ट्स विच मॉडर्न सिटी एज वासेपुर, ठीक है। गैंग्स ऑफ वासेपुर से जो मूवी है काफ़ी फेमस हुई थी बिकॉज ऑफ इट्स एक्टर्स, ऑफ कोर्स नवाजुद्दीन सिद्दीकी, चाहे इसके अलावा हमारे मनोज बाजपेयी, इस तरीके के एक्टर, बहुत रॉ मूवी बनी थी, बहुत तगड़ी मूवी बनी थी। तो ये जो है सिटी को दिखाता है, ये किस सिटी को दिखाता है, ये दिखाता है धनबाद को, धनबाद सिटी को दिखाता है। अगला सवाल देख लेते हैं, विच एमंग द फॉलोइंग सिटीज इज फेमस फॉर काली घाट पेंटिंग्स। काली घाट पेंटिंग्स जो है कोलकाता के लिए फेमस है, करेक्ट आंसर होगा तो कोलकाता, बिकॉज इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाई ब्राइट कलर्स एंड बोल्ड आउटलाइंस। काली घाट पेंटिंग जो है इट हैज़ बीन इवॉल्व्ड एज ए यूनिक जेनर ऑफ इंडियन पेंटिंग 19th सेंचुरी, कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में ये काफ़ी फेमस हुआ था। अगला सवाल देख लेते हैं, द टर्म सिली पॉइंट, स्लीप गली, ये सब क्रिकेट से एसोसिएटेड, ये तो कोई भी बता देगा जो क्रिकेट खेलता है, और भारतीय बहुत ज़्यादा क्रिकेट में देखने और खेलने का इंटरेस्ट रखते हैं, तो सही आंसर होगा क्रिकेट। तो मैं आपको स्लिप बता देता हूँ। स्लिप जो है जस्ट विकेट कीपर जो होता है उसके पीछे होता है, उसके साइड में राइट हैंड पे रहता है स्लिप। समाजवादी पार्टी इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इलेक्शन कमीशन एज विच पार्टी। समाजवादी पार्टी जो है एक रीजनल पार्टी के तरीके से रिकॉग्नाइज करी गई है। इसका फॉर्मेशन 1992 में हुआ था, 4 अक्टूबर को, स्टेट पार्टी के तौर पे, रीजनल पार्टी के तौर पे ये आई थी, तो आंसर होगा 2। अगला सवाल देख लेते हैं, 38 नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज़ द एम ऑफ बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट। बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट का जो एम है वो है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। जो एम है बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट का वो है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, आंसर होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द न्यू स्टेट ऑफ तेलंगाना विल कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय पार्टीशन ऑफ विच स्टेट। तो तेलंगाना जो है ये आंध्र प्रदेश से अलग होके बना है, ये 2014 में स्टेट बन चुका है ऑलरेडी, ठीक है। 1 मार्च 2014 से ये स्टेट बन चुका है, ये आंध्र प्रदेश से अलग होके बना है। रॉ का जो है फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा है कि व्हाट इज़ रॉ इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। रॉ एक इंटेलिजेंस एजेंसी है, हमेशा याद रखिएगा। रॉ जो है जैसे ISI होता है ना, ISI ये पाकिस्तान का इंटेलिजेंस है, वैसे भारत का जो है वो है रॉ, इंटेलिजेंस एजेंसी है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, विच एमंग द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर्स
सम पार्ट ऑफ द रण ऑफ कच्छ विथ इंडिया। रण ऑफ कच्छ जो है गुजरात में है और यहाँ पे बहुत अच्छा मेला लगता है। वाइट डेजर्ट भी कहते हैं, पूरा लैंड जो है वाइट वाइट दिखेगा आपको। रण ऑफ कच्छ में रण के गधे भी बहुत फेमस हैं। और ये जो शेयर करता है बॉर्डर, ये पाकिस्तान के साथ थोड़ा सा बॉर्डर शेयर करता है। आंसर होगा 2 पाकिस्तान। रण महोत्सव लगता है, अभी चल रहा है, इनफैक्ट ये 20 फरवरी तक चलेगा। अगला सवाल देख लेते हैं। विच इंडियन स्टेट हैज़ पास्ड ए लॉ कॉन्फिस्केटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ करप्ट ऑफिशियल्स। इसका सही आंसर होगा बिहार। विच इंडियन स्टेट हैज़ पास्ड ए लॉ कॉन्फिस्केटिंग। कॉन्फिस्केशन का मतलब होता है जब्त करना। जो भी अगर करप्ट ऑफिसर होगा तो उसका प्रॉपर्टी जब्त करने का प्रावधान पास कर लिया है बिहार सरकार ने। अगला सवाल देख लेते हैं। एमंग द फॉलोइंग whose role was important among the following whose role was important in promoting English education in India। तो चार्ल्स वुड का जो है रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वुड डिस्पैच जो आया था उसने क्लियर कर दिया था कि इंग्लिश को जो है मोडस ऑफ ऑपरेंडी माना जाएगा। लेकिन थॉमस बाबिंगटन मैकाले इसका सही आंसर होगा, क्योंकि इन्होंने जो है मकाले ने प्रेजेंट किया था माइन्यूट ऑन इंडियन एजुकेशन दैट साउट टू इस्टेब्लिश द नीड ऑफ टू इम्पार्ट इंग्लिश एजुकेशन टू इंडियन नेटिव्स। तो सही आंसर होगा इसका मैकाले। हेंस मैकाले को जो है फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन भी माना जाता है भारत में, लॉर्ड मैकाले। तो सही आंसर होगा इसका मैकाले। अगला सवाल देखते हैं। वुड डिस्पैच भी इंपॉर्टेंट है बट मैकाले इसका सही आंसर होगा। हु इज़ ऑथर ऑफ दुर्गेश नंदिनी। दुर्गेश नंदिनी के ऑथर जो हैं इनका नाम है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। दुर्गेश नंदिनी के ऑथर का नाम है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आंसर होगा 4। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय दुर्गेश नंदिनी के लेखक। अगला सवाल देख लेते हैं। इंडियन इकोनॉमी इज़ ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्टर्स, जिसमें आप प्राइमरी सेक्टर, फिर प्राइमरी सेक्टर, टर्सरी और सेकेंडरी सेक्टर आता है। तो ये जो है इंडियन इकोनॉमी इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्टर्स बेस्ड ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंगेज्ड विथ इट। वर्क ऑफ ए टीचर, लॉयर, बार्बर, ये किस तरीके की सर्विस होगी? तो ये टर्सरी सर्विस में आएगा, क्योंकि टर्सरी सेक्टर में आएगा, क्योंकि ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सर्विस सेक्टर जो होता है वो टर्सरी सेक्टर ही होता है। तो करेक्ट आंसर होगा 44 का जो होगा ये होगा टर्सरी सेक्टर। टीचर, लॉयर, बार्बर, ये सब टर्सरी यानी कि सर्विस सेक्टर में आते हैं। ठीक है, 45 का आंसर होगा 3। 46 नंबर देखते हैं। हु रोट अबाउट द एविल्स ऑफ द कास्ट सिस्टम इन हिज बुक गुलामगिरी। गुलामगिरी एक बुक थी, 1871 में छपी थी और इसे लिखा था ज्योतिराव फुले ने। ये सही आंसर होगा 46 का 4। जो महात्मा ज्योतिराव फुले थे, जिनको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपना गुरु मानते थे, इन्होंने गुलामगिरी लिखी थी 1871 में सॉरी। अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है इन विच ईयर वाज द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की को किस साल इस्टेब्लिश किया गया था? तो फिक्की का इस्टेब्लिशमेंट 1927 में हुआ था। 1927 में हुआ था फिक्की का इस्टेब्लिशमेंट। तो करेक्ट आंसर होगा 1927 में। इट इज़ द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट एपेक्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है ये भारत। अगला सवाल देखते हैं 48 नंबर। हाउ मेनी डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज गारंटीड इन ए ईयर अंडर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जिसे मनरेगा कहते हैं। मनरेगा कहते हैं, MG नरेगा भी कहते हैं। इसके तहत सभी को अगर जो जिनको काम नहीं मिलता है वो 1 साल में 100 डेज का काम देने का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, ये एक लाइवलीहुड सिक्योरिटी के लिए ये स्कीम लाया गया था। 100 डेज का वर्क डेज का इसमें गारंटी मिलता है। अगर नहीं मिला तो कुछ आपको पैसा भी मिलेगा अगर काम नहीं मिलता है। क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाई महात्मा गांधी इन बॉम्बे सेशन, जिसे ग्वालियर टैंक में स्टार्ट किया गया था। बॉम्बे सेशन ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी इन विच मंथ ऑफ 1942 वॉज इट स्टार्टेड। तो इसे अगस्त रिवोल्यूशन भी कहते हैं। तो ये एक्चुअली 8 अगस्त को डिसीजन हुआ था और 9 अगस्त को ये स्टार्ट हो गया था।
तो करेक्ट आंसर होगा अगस्त। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ बेटर परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट दैन इंडिया। देखिए सब जो है एशियन कंट्री हैं और साउथ एशियन कंट्री है, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, तो बॉर्डर भी लगता है भारत का इनके साथ, ठीक है। तो कौन सा, श्रीलंका को छोड़ के, श्रीलंका के साथ बीच में सी आ जाता है, बाकी सबके साथ लैंड बॉर्डर लगता है, तो किसका अच्छा परफॉर्मेंस है, वो है श्रीलंका। भारत से अच्छा परफॉर्मेंस ह्यूमन डेवलपमेंट में श्रीलंका का है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जनरल साइंस और मैथ से रिलेटेड, तो देख लेते हैं जनरल साइंस के पहले क्वेश्चन। जनरल साइंस में पहला क्वेश्चन कहता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो उसको डिफाइन किया गया है एज ए रेशियो ऑफ व्हाट। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है उसको एज ए रेशियो ऑफ व्हाट करके डिफाइन किया गया है। तो इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी की जब हम बात करते हैं तो हम रेशियो निकालते हैं डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। इस रेशियो को हम कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। अगला सवाल बैरोमीटर से रिलेटेड है। ए बैरोमीटर इज केप्ट इनसाइड ए बेल जार। बेल जार के अंदर रखा गया है बैरोमीटर। एयर इज स्लोली पम्प्ड आउट ऑफ द जार, तो उस समय क्या होगा, क्या होगा उस समय? ऑप्शन देखिए, द मर्करी लेवल स्टार्ट राइजिंग, द मर्करी लेवल स्टार्ट फॉलिंग, द मर्करी लेवल डज नॉट चेंज, द बेल जार ब्रेक्स अप। क्या होगा? तो जब भी ऐसा आप करोगे तो मर्करी लेवल जो है वो स्टार्ट राइजिंग हो जाएगा, यानी कि जो है प्रेशर जो है आपको हाई प्रेशर जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एज द पंप रिमूव्स द एयर फ्रॉम द बेल जार द प्रेशर ऑब्वियसली रिड्यूसेस, ठीक है, प्रेशर रिड्यूस होता है, इसलिए बैरोमीटर में जो है द रिडक्शन इन प्रेशर अराउंड द बैरोमीटर leads to the expand as the pump removes air from the jar, the mercury level rises। mercury level जो है राइज होता है। अगला सवाल देखिए, the wavelength at which the peak of intensity of black body radiation occur। सवाल फिर से सुनिए, the wavelength at which the peak of intensity of black body radiation occur, तो इसका सही आंसर होगा 53 का, 2 decreases with increase in temperature। अगला सवाल देख लेते हैं। तो अगला सवाल कहता है कि मैन परसीव्स साउंड वाइब्रेशन इन द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ व्हाट। तो आदमी जो है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में सुन सकता है, इसके नीचे भी नहीं सुन सकता और 20,000 से ऊपर भी नहीं सुन सकता, इनऑडिबल हो जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच की फ्रीक्वेंसी को आदमी सुन सकता है, आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द हाइड्रोलिक प्रेस यूटिलाइजेज व्हाट। हाइड्रोलिक प्रेस जो है आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पे काम नहीं करता, ठीक है। इसके अलावा ये बॉयल्स लॉ पे भी, बर्नौली प्रिंसिपल पे भी काम नहीं करता, ये पास्कल सिद्धांत पे काम करता है। हाइड्रोलिक प्रेस किस सिद्धांत पे काम करता है? पास्कल सिद्धांत पे काम करता है। पास्कल सिद्धांत जो है वो कहता है कि प्रेशर अप्लाइड, दैट द प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ ए फ्लूइड एट रेस्ट इज ट्रांसमिटेड विदाउट लॉस टू अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इज व्हाट। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का पूछा है। ओम जो होता है, ओम होता है रेजिस्टेंस का, तो करेक्ट आंसर होगा 56 का 3 MHO। अगला सवाल देखते हैं, द ऑयल इन ए विक ऑफ लैम्प राइज ड्यू टू। हम जानते हैं कि कोई दिया होता है, दिया जैसे होता है, मान लो ये एक दिया है, ठीक है, इस दिए में लौ जल रहा है, इसमें विक लगा हुआ है, तो ये यहाँ पे आपको ऑयल है, तो ये विक से कैसे चढ़ जा रहा है कि विक से जो ये दिए में ऊपर तक ये जो चढ़ता है ऑयल, इस किस फेनोमेनन से ये चढ़ता है? ये फेनोमेना है फेनोमेनन ऑफ कैपिलरिटी, ठीक है। करेक्ट आंसर होगा कैपिलरी एक्शन की वजह से वो होता है, ये राइज करता है। एरोसोल क्या होता है? एरोसोल काफी जिक्र में आया था कि कोरोना के समय में इसका जिक्र बढ़ गया था कि एरोसोल्स की वजह से भी कोरोना फैल रहा है, ठीक है। तो एरोसोल जो होता है ये होता है
सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स इन एयर, या फिर पॉल्यूटेड गैस प्रेजेंट इन एयर, या फिर माइक्रोब्स प्रेजेंट इन एयर, या फिर ग्रीन हाउस गैस प्रेजेंट इन एयर। ये तो होगा ही नहीं, माइक्रोब्स वाला भी नहीं होगा क्योंकि माइक्रोब्स नहीं होता है। ये होता है सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स इन एयर। एरोसोल होता है सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स इन एयर। फिलोसोफर्स वुल इज व्हाट? फिलोसोफर वुल्स इज व्हाट? करेक्ट आंसर होगा 59 का, इट इज जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड को हम फिलोसोफर्स वुल भी कहते हैं। 60th क्वेश्चन देखिए, सिंथेटिक डिटर्जेंट्स आर मेड फ्रॉम व्हाट? सिंथेटिक जो डिटर्जेंट होते हैं वो बनते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड से। सिंथेटिक जो डिटर्जेंट होते हैं वो बने होते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड से। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल कहता है कि द सीवेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेस्ट वाटर क्लोजेट्स एंड यूरिनल्स इज नोन एज? द सीवेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वाटर क्लोजेट्स एंड यूरिनल्स इज नोन एज, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं दोस्तों, इसको हम कहते हैं, करेक्ट आंसर होगा, इसको कहते हैं सैनिटरी वेस्ट। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? सैनिटरी वेस्ट कहते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं 62 नंबर। मैक्सिमम परमिसिबल कंसंट्रेशन ऑफ टोटल हार्डनेस इन ड्रिंकिंग वाटर। इससे ज़्यादा होगा तो ड्रिंकिंग वाटर जो है पीने योग्य नहीं रहेगा। तो ये करेक्ट आंसर है 3 यानी कि 200। मैक्सिमम परमिसिबल कंसंट्रेशन ऑफ टोटल हार्डनेस वो 200 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा होगा तो पीने योग्य नहीं बचेगा। प्लांट सेल वॉल्स आर मेड ऑफ व्हाट? प्लांट के जो सेल होते हैं वो बने होते हैं किस चीज़ से? वो सेल्यूलोज से बने होते हैं। करेक्ट आंसर होगा 3। 63 का करेक्ट आंसर होगा 3। सेल्यूलोज से बने होते हैं और सेल्यूलोज जरूरी भी होता है एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा। द केमिकल यूज फॉर क्लाउड सीडिंग फॉर आर्टिफिशियल रेन्स इज व्हाट? आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए हम यह हमेशा याद रखिएगा, कई बार जहाज जाते हैं और उड़ते हैं और वहाँ पे गैस छोड़ के आते हैं, उसका जो केमिकल है, वो केमिकल जो छोड़ के आते हैं उसका नाम है सिल्वर आयोडाइड। ये क्या है? कुछ दिनों में आपको आर्टिफिशियल रेन क्लाउड फॉर्मिंग का काम कराता है और फाइनली जो है रेन होती है। सिल्वर आयोडाइड इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देख लेते हैं। मेम्ब्रेन लिपिड्स ऑफ चिल सेंसिटिव प्लांट्स कंटेन व्हाट? membrane lipids of chill sensitive plants contain what? करेक्ट आंसर होगा इसका, it contains high proportion of unsaturated fatty acid. It contains high proportion of unsaturated fatty acids. अगला सवाल देख लेते हैं। respiration is regarded as what? respiration जो है एक किस तरीके का प्रोसेस है? आपसे पूछा जा रहा है सिंपल। तो ये एक respiration जो होता है ये एक तरीके का सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है ये एक कैटाबोलिक प्रोसेस होता है। क्या होता है? ये कैटाबोलिक प्रोसेस होता है। द स्ट्रक्चर विच हेल्प्स इन न्यूट्रिशन ऑफ एम्ब्रॉयज, तो इसका सही आंसर होगा योक सैक। द स्ट्रक्चर विच हेल्प्स इन न्यूट्रिशन ऑफ एम्ब्रॉय इज योक सैक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज द रेगुलेटिंग सेंटर ऑफ स्वेलोइंग एंड वोमिटिंग? स्वेलोइंग और वोमिटिंग को रेगुलेट करने का काम करता है मेडुला ऑब्लोगाटा। मेडुला ऑब्लोगाटा इसका काम करता है। तो मेडुला जो ऑब्लोगाटा होता है, इट इज दैट पार्ट ऑफ ब्रेन विच रेगुलेट्स बेसिक फंक्शंस। इट रेगुलेट्स वोमिटिंग, जो आपको हिचकियाँ आती है, हिकअप्स जो बोलते हैं, स्वेलोइंग, कफिंग, स्नीजिंग, दीज ऑल द थिंग्स। अगला सवाल देखते हैं 69th क्वेश्चन। Which one of the following animals is devoid of lateral line sense organ? Which one of the following animals is devoid of lateral line sense organs? करेक्ट आंसर होगा इसका 69 का 3, सी हॉर्स। अगला सवाल देखते हैं। कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड इज अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन व्हाट? कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड इज अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन, सही आंसर होगा इट इज फाउंड इन मेल कॉकरोच।
अगला सवाल देखते हैं। इन द रेजिस्टेंस कलर कोड द फोर्थ बैंड सिग्निफाइज व्हाट? इन द रेजिस्टेंस कलर कोड द फोर्थ बैंड सिग्निफाइज, ये सिग्निफाई करता है टॉलरेंस लेवल को, टॉलरेंस लेवल को ये सिग्निफाई करता है। अगला सवाल देखते हैं। 72nd क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया डज नॉट मेक डेल्टा? गंगा डेल्टा बनाती है, गोदावरी भी डेल्टा बनाती है, महानदी भी डेल्टा बनाती है, जो नहीं बनाती है वो है ताप्ती। रिवर ताप्ती जो है हमेशा याद रखिए कभी डेल्टा नहीं बनाती। गंगा का डेल्टा तो काफ़ी फेमस है, ठीक है, वेस्ट बंगाल में सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? सबसे ज़्यादा जो कोस्ट लाइन है वो है गुजरात का, सबसे ज़्यादा जो कोस्ट लाइन है वो है गुजरात का, ठीक है। यहाँ पे जो है 1290 किलोमीटर जो है लॉन्ग है ये अरेबियन सी में इसका कोस्ट लाइन। अगला सवाल देखते हैं 74 नंबर। कम्युनिकेशन सैटेलाइट आर यूज टू व्हाट? कम्युनिकेशन सैटेलाइट का यूज होता है किस लिए? ताकि रिसीव और रीडायरेक्ट कर सके कम्युनिकेशन सिग्नल्स को, ठीक है, रिसीव और रीडायरेक्ट कर सके कम्युनिकेशन सिग्नल को, इसीलिए कम्युनिकेशन सैटेलाइट यूज होता है। अगला सवाल देख लेते हैं। नेम द कंट्री विच लॉन्च्ड स्पुतनिक इनटू स्पेस? फर्स्ट सैटेलाइट था ये सोवियत यूनियन ने भेजा था, उस समय सोवियत यूनियन थी, अब रसिया है। तो 75 का सही आंसर होगा 2, ठीक है। अब आ जाएगा मैथ से रिलेटेड सवाल, जो कि हम इसमें नहीं कवर करेंगे मैथ से रिलेटेड सवाल को, ठीक है। मैथ से रिलेटेड सवाल आपको करना होता है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय बाय।